Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम डिस्कस करेंगे प्लांट वैरायटी एक्ट के बारे में, गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट लाना चाहती है. देन बेस इफेक्ट बुलियन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल में डुगोंग के बारे में बात करेंगे, क्या इनके लिए थ्रेट है अभी. एंड लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल करी है अपनी वर्डिक्ट जो कि ग्रीन क्लियरेंस से रिलेटेड है. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. सबसे पहली चीज, प्लांट वैरायटी एक्ट है क्या. एक्चुअल में इंडिया के अंदर सीड प्रोडक्शन को ये एक्ट आपका रेगुलेट करता है, जिसे 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था. अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि हम आर.एस. परोडा जो हमारे एक एमिनेंट साइंटिस्ट है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी देखेगी कि एक्चुअल में इस एक्ट के अंदर क्या बदलाव किए जा सकते हैं. अब किसानों को यह डर है कि कहीं ना कहीं उनके राइट्स को डिल्यूट कर दिया जाएगा, तो जिसको लेके थोड़ी प्रॉब्लम है. तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें प्लांट वैरायटी एक्ट के बारे में, तो आपको यह समझना होगा जिस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके वेरियस चीजों के लिए दी जाती है, जैसे कार डिजाइन्स और बाकी चीजों के लिए, ऐसे ही ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करती है प्लांट ब्रीडर्स को, ताकि वो सेफगार्ड कर सके ट्रेडिशनल फार्मर्स के राइट. एंड कहीं ना कहीं एक्सचेंज जो आपके यहां पे हो रहा है, या वो सेव कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं अपने बचे हुए सीड्स को, वो उस चीज को कंटिन्यू कर सकें. अब इसमें कई टर्म्स आपकी यूज की जाती हैं, जैसे एक टर्म है वैरायटी नीड्स. अब ये आपकी नेसेसरी है कि आप यहां पे डिफाइन करेंगे कि कौन सी प्लांट वैरायटी आप रजिस्टर कर रहे हैं. तो आप नेसेसिटेट करते हैं यहां पे कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं अपनी क्रॉप के, उसे रिसर्च किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसको रजिस्टर किया जाएगा. एक DUS टेस्ट होता है, डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट, जिसकी यूनिकनेस के बेसिस पे ही सीड वैरायटी को रजिस्टर किया जाता है. ब्रीडर यहां पे आपके इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है जो डेवलप करता है, इंप्रूव करता है या कंजर्व करता है प्लांट वैरायटी को. कम्युनिटी डेवलप्ड सीड्स वो है जिसमें फार्मर्स अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू आपकी किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं. तो यहां पे बात की जाती है कि भाई देखो, जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं इसमें सबसे पहली चीज, डेफिनेशन को और ज्यादा वाइड किया जा रहा है. प्लांट नीड के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप्स को भी ऐड किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपका सीड बिल जो था उससे आया है. अब यहां पे ब्रीडर की डेफिनेशन को आप कह सकते हो एक्सपैंड किया जाएगा. पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्लस फार्मर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा. देन DUS गाइडलाइन को भी इशू किया जाएगा, ताकि आप ये देख सकें कि भाई ये कहा जा रहा है कि इसको प्रॉपरली जो टेस्ट है यहां पे डिस्टिंक्टिवनेस का, यूनिफॉर्मिटी का और स्टेबिलिटी का, उसको परफॉर्म किया जाएगा प्रॉपरली. बट क्योंकि फार्मर्स के अंदर उसको लेके अवेयरनेस नहीं है, तो हो सकता है कि इस टेस्ट का गलत इस्तेमाल किया जाए, जिससे प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. मतलब भोले भाले किसानों को मूर्ख बनाया जा सकता है. अब यहां पे अब्यूजिव एक्ट क्या है, जैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सीड वैरायटी जो सिमिलर है किसी और सीड वैरायटी की जो ऑलरेडी यहां पे रजिस्टर्ड है, तो उसको पेनलाइज किया जाएगा. एंड मोर ओवर सीड की ओनरशिप और लेबलिंग की जाएगी यहां पे, जिससे आप ये कह सकते हो फार्मर्स को एक कंसर्न है कि भाई उनके जो राइट्स हैं भाई उनको कहीं ना कहीं वायलेट किया जाएगा. अब कहा जाता है कि भाई पॉसिबली यहां पे फार्मर्स को एक डर ये है कि भाई जो कंट्रोल है सीड कंपनी के पास ज्यादा चला जाएगा. ये जो DUS टेस्ट है इसमें एक इरेगुलरिटी, कंपनी क्या पता इन रिपोर्ट्स को चेंज कर दें, कहे कि भाई इसमें कुछ भी डिस्टिंक्टिव नहीं है, अलग फीचर नहीं है, और बाद में कंपनी उसको रजिस्टर कर ले, तो वो एक प्रॉब्लम से डर रही है. देन फार्मर्स इससे डर रहे हैं. कम्युनिटी डेवलप्ड सीड्स की बात की जाए तो यहां पर कहा जाता है कि भाई उसको पहले तो प्रोटेक्शन बहुत अच्छी खासी मिली हुई थी, बट हो सकता है कि भाई अब उनको उतनी ओनरशिप ना मिले, बिकॉज यहां पे कंपनीज जो बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं वो इसको हथिया सकती हैं. देन अवेयरनेस नहीं है. आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में किसी आम किसान से बात करेंगे तो उसको उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो हाउ दे विल एबल टू प्रोक्योर IPR, तो वो एक बड़ी बात आ जाती है यहां पे. अब ये भी है कि भाई हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर है, दुनिया के सभी देश इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया को भी इसको फॉलो करना होगा, ताकि नई से नई सीड वैरायटी को आप इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सके, जिससे एग्रीकल्चर और बेटर हो सके इंडिया का. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पे पढ़नी थी. आइए अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जो कि रिटेलर लेवल पे
आप कह सकते हो मेजर किया जाता है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का बेस है। अभी अपने 9 महीने के सबसे लोएस्ट पायदान पे पहुंच गई है आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी आपके और मेरे लेवल पे, रिटेलर लेवल पे जो लाइक इन्फ्लेशन होती है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे। इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल प्राइस में इंक्रीज की बात करते हैं किसी भी कमोडिटी की। तो यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी मीटिंग होनी है, उससे पहले ये ट्रेंड देखने को मिलना, इसका मतलब ये है कि अभी हो सकता है कि कंजम्पशन इकोनॉमी में थोड़ी स्लो चल रही हो। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके एवरेज चेंज ऑफ प्राइसेस को नोट डाउन करता है कंज्यूमर लेवल पे गुड्स और सर्विसेज के। अब जब इसमें बुलियन की बात की जाती है तो उसमें प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको इंक्लूड किया जाता है, जो कि सीपीआई की बास्केट का पार्ट है। मतलब एक बड़ी बास्केट है जिसमें अलग अलग गुड्स को रखा गया है, तो उसमें से आपके प्रीशियस मेटल भी आ जाते हैं। अब बेस इफेक्ट क्या होता है? जैसे लास्ट ईयर मान लीजिए आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई थी और इस समय इन्फ्लेशन उसके मुकाबले में कम थी, तो वो आपको छोटी इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। लेट्स से पिछले साल इस समय टमाटर के प्राइस थे 150 रुपए, अब चल रहा है 60 रुपए मार्केट में, तो इसके मुकाबले में तो ये प्राइस कम ही लगेगा, तो आपको यही लगेगा कि भाई इन्फ्लेशन कम चल रही है। तो कहते हैं कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन अनयूजुअल रीजंस की वजह से हाई थी और इस वजह से आपको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं लास्ट ईयर 138 बीपीएस से आपका सीपीआई इंक्रीज हुआ था एंड ये अपने 15 मंथ के सबसे पीक पे था। तो अभी इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली बेस इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आरबीआई का टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन को 4% ±2% के अंदर रखना है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डिसीजन जो होते हैं कि भाई रेपो रेट क्या चलेगा वो इसी के ऊपर बेस रहता है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई बेस इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और मोर ओवर जो प्रीशियस मेटल आपने यहां पे ऐड कर रखे हैं, वैसे तो हर कोई इसे नहीं खरीदता है, ये एसेट के तौर पे ही लोग खरीदते हैं। तो कहते हैं कि भाई सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस थे वो शार्पली राइज किए थे 2023-24 में, तो इस वजह से वहां पे आपको ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि भाई उसमें इन्फ्लेशन ज्यादा था, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि उसके मुकाबले में इन्फ्लेशन अभी कम हुआ है, तो इस वजह से भी आपको बुलियन का भी यहां पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अपना जो इन्फ्लेशन है अभी बहुत नीचे चल रहा है, 0.25% के आसपास। ऑल्दो डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये कुछ टर्म्स थी जो आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन अगेन अगले महीने फिर से टॉपिक न्यूज में होगा, उससे अगले महीने फिर टॉपिक न्यूज में होगा। तो आपको इसमें वरी करने की कोई जरूरत नहीं कि आपको बहुत सारा डाटा याद करना है। आइए अब बात करते हैं डुगोंग की। वैसे तो ये वनरेबल कैटेगरी की एक आपकी प्रजाति है, कुछ डॉल्फिन जैसे दिखती है, बट ये सी हॉर्स है। अब इसमें अगर बात की जाए तो ये जनरली एक आपकी हर्बीवोर स्पीशीज है जो सी ग्रास खाता है। गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे एंड आपका अंडमान एंड निकोबार के पास इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक सर्वे कंडक्ट किया था और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 150 से 200 इंडिविजुअल इनके रह गए हैं अब इंडिया में। तो वैसे आईयूसीएन के अकॉर्डिंगली वर्नेबल कैटेगरी में है, बट बहुत जल्दी इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में टाइगर जितनी प्रोटेक्शन इसे दे रखी है और साइड के अपेंडिक्स 1 में आता है, यानी इसके अंदर ट्रेड आपकी बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाती है। तो वैसे ये सी ग्रास की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है फिश की नर्सरी के लिए एंड कहीं ना कहीं पूरी कोस्टल फूड वेब इसके आसपास ही घूमती है एंड सी ग्रास की प्रोडक्टिविटी को ये बूस्ट करता है, जिससे ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपका बूस्ट होता है। अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि पोल्यूशन की वजह से, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो गया या आपकी सनलाइट की रिस्ट्रिक्शन उस पोल्यूशन की वजह से जो हो रही है एंड इवन जो सरफेस रन ऑफ की वजह से बहुत सारा वेस्ट आ रहा है, तो इसकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कम हो रही है। वेयर एज ह्यूमन इंड्यूस्ड मोर्टालिटी भी आपको देखने को मिल रही है, जहां पर ये इंटेंगल यानी बंध जाते हैं किसी नेट के अंदर, उससे ये डूब के मर जाते हैं। कई बार बोट से टकरा के इन्हें इंजरी हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम रहती है। मोर ओवर कई बार जो आपकी बॉटम ट्रोलिंग वाली जो फिशिंग प्रैक्टिसेस है अनसस्टेनेबल, उससे भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट ज्यादातर इसका जो लॉस का कारण है वो सी ग्रास के हैबिटेट का डिस्ट्रक्ट होना। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पोर्ट्स को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन आपको देखने को मिल रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से, एक्वाकल्चर की वजह से इंक्रोचमेंट देखने को मिल रही है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में सी ग्रास कम होता जा रहा है, जो कि इनका फूड है और उसका भी असर है। क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर रहा है, जिससे आपकी सी ग्रास जो है वो सी ग्रास कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस कर रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है स्पीशीज का, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी ये फंक्शनली एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं आप इसे, क्योंकि
अभी ये खुद से रिकवर नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस ह्यूमन इंटरवेंशन से इन्हें सेव ना किया जाए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट एक वर्डिक्ट की। देखिए, आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या माइनिंग वगैरह कहीं पर स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। बट कुछ केसेस में आपको यह देखने को मिला कि सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पुरानी डेट में कुछ आपके प्रोजेक्ट्स को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी। तो यहां पे इस चीज को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ऐसे जो भी प्रोजेक्ट है आप उनको खत्म कर दो, बंद कर दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो, इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के 24 प्रोजेक्ट थे जिसमें 30,000 करोड़ इन्वेस्टेड थे, 29 स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास आपका इन्वेस्टेड था। अब अगर इसे बात करें तो इसमें एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल एंड पुलिस इंस्टीट्यूट आते हैं। इससे पब्लिक फंड की भी वेस्टेज होनी थी और डिसरप्शन होनी थी एसेंशियल जो आपकी सर्विसेज है उसकी। तो यहां पे 3 जजेस की बेंच, इनमें 2-1 की मेजॉरिटी से यह डिसाइड किया गया कि भाई जो प्रोजेक्ट को अभी रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल मिल गई है उनको हम छोड़ देते हैं, बट आगे से आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना आपके लिए जरूरी होगा, जो कि आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर मैंडेटरी प्रोविजन है। तो ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले लेना होगा, जैसा कि लॉ में कहा गया है। अब यहां पे जो ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं या कंप्लीट होने वाले हैं, उस केस में आप इनको अभी आप मान के चले कि इनको अब कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पुरानी जजमेंट को इन्होंने अपने रिकॉल कर लिया, जहां पर पहले इन्होंने कहा था कि ऐसी एक्टिविटीज को बैन करना होगा। तो इसमें एक हमारे जज हैं जस्टिस उज्जवल, इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ये तो बैक ट्रैकिंग होगी, आप यहां पे सिर्फ वायलेटर को ही बेनिफिट दे रहे हो, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व नहीं कर रहे हो। तो कहते कि ये एक आपको शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंटल लॉज के अंदर, जहां पे आप क्या कह रहे हो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को भूल के आप प्रोपोर्शनल एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आ रहे हो। तो कहते हैं इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। वैसे यहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो आप क्लियरेंस जो दे रहे हो वो एक्सेप्शनल केसेस में अभी भी अलाउ किया जाता है, बट यहां स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंप्लायंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो रिवाइज प्रेसिडेंट आपको यहां पे मिल रही है, ठीक है, कुछ केसेस में आपको अलाउ कर रहे हैं हम, बट ये एक्सेप्शनल केसेस है। एंड इसके बाद आप जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका मिनिमल डैमेज हो इन्वायरमेंट के ऊपर। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ आया था उसके अंदर इस चीज को कवर किया गया था, जहां पर हम प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, ताकि इन्वायरमेंट को हम पल्यूट ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें। तो यहां पे वैसे गवर्नमेंट सिंगल विंडो आपकी क्लियरेंस की बात करती है कि भाई आप एक जगह पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो, वहीं से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो आपका एक्ट है, इसे आर्टिकल 253 के अंडर इनेक्ट किया गया था, एंड कहीं ना कहीं इसकी रूट जो है आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से भी देख सकते हो। तो ये वो चीजें थी जो आपको इस एक्ट के अंदर याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।